नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य उषा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही यह देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राही इस कहानी को। इस कहानी का प्रकाशन 1947 में हुआ है, जब भारत आज़ाद हुआ था। इस कहानी के प्रमुख पात्र में दो ही पात्र थे। बहुत छोटी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी है। स्वतंत्रता संग्राम में लिखी गई ये कहानी। अनीता इस कहानी की प्रमुख जो नायिका हम कह सकते हैं और समाज सुधारिका है। और दूसरी एक पात्र इसमें आती है जिसका नाम है राही। एक नाम बोल सकते हैं या उसको लेखिका ने दिया हुआ नाम है राही। तो एक गरीब कैदी स्त्री की, जो स्त्री कैदी है, उसका चित्रण इस कहानी में मिलता है। तो कहानी के कुछ विषय इस तरह हैं। गरीबी का चित्रण है, गरीबी की व्यवस्था है, मजबूरी है। देश में तत्कालीन समय में जो दरिद्रता थी या उस दरिद्रता को लेकर लेखिका ने लिखा है। हमारे मन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना या सत्ता भक्ति होती है, लेकिन कभी कभी स्त्रियां चाहकर भी वो राष्ट्रभक्ति दिखा नहीं पाती। तो राष्ट्रभक्ति को एक दिखाने वाली स्त्री कैदी का चित्रण इसमें मिलता है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। धर्म हमारे लिए है, हम धर्म के लिए नहीं हैं। तो मानवता ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये सीख हमें इस कहानी से मिलती है। स्त्री वेदना की झलक, एक स्त्री अपना स्वयं का या खुद का जो संघर्ष भूलकर देश के संग्राम में, देश की आज़ादी के संघर्ष में उतरती है, इसका चित्रण भी हमें मिलता है। जेल में वर्णित एक कहानी है। ऐसा प्रश्न नेट के पाठ्यक्रम में पूछा जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कहानी जो जेल में लिखी गई है या जेल पर आधारित है। ठीक है, तो राही इस कहानी के बारे में आप बोल सकते हैं। अब इस कहानी की जो कथा वस्तु हम देखेंगे संक्षिप्त में। मैंने जैसे कहा कि ये कहानी जेल में वर्णित है या जेल पर आधारित है, तो इस कहानी की शुरुआत भी जेल में हुई है। इस कहानी में दोनों ही स्त्रियां जो है वह स्त्री पात्र है और इसमें कोई पुरुष पात्र का वर्णन नहीं है। तो ये भी प्रश्न उठ सकता है कि कौन सी कहानी पूर्णतः स्त्री पात्रों को लेकर लिखी गई है। तो राही ये कहानी पूर्णतः स्त्री पात्रों को लेकर लिखी गई है, इसमें पुरुष पात्र नहीं आते। अब इसमें आई हुई जो समाज सुधारिका है अनीता, अनीता एक बहुत अच्छी समाज सुधारिका है। आंदोलन करते हुए वो बहुत बार जेल भी गई हुई है। एक बार ऐसे ही वो जेल में गई है, राही नामक एक स्त्री से वो मिलती है जिसे चोरी के कारण जेल में डाला गया है या चोरी के कारण उसको सज़ा हुई है। अनीता और राही की मुलाकात जेल में ही होती है। अनीता उस स्त्री से, स्त्री कैदी राही से पूछती है कि आप किस अपराध के लिए जेल में आए हो या आपको किस कारण सज़ा मिली है। राही या वह स्त्री उस अनीता को बताती कि अनाज की गठरी की चोरी के जुर्म में मुझे सज़ा हुई है। अब जिस देश में व्यक्ति को, किसी को भी अनाज की चोरी करनी पड़े, तो इससे बड़ी मजबूरी व्यक्ति की क्या हो सकती है। तो इसको अनाज की गठरी चुराते समय पकड़ा गया और जिस कारण इनको सजा हुई और वह जेल में है। ये सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगा। 1-2 किलो अनाज की चोरी के लिए कोई सज़ा काटता है और वो भी जेल की सज़ा, ये कहाँ का न्याय है, ऐसा प्रश्न उसके दिमाग में आ जाता है। कुछ अनाज के लिए देश में लोगों को चोरी करनी पड़ी या करनी पड़ रही है, इससे समझ आता है कि देश में कितनी दरिद्रता है, देश का विकास कहाँ तक हुआ है। राही अपनी दुख भरी जो कहानी है, कथा है, वह अनीता को समझाती है, बताती है कि उसका छोटा सा बच्चा भूख के कारण तड़प रहा था और वह बाज़ार में बहुत देर तक भीख मांग रही थी, पर भीख न मिलने के कारण एक जगह उसे अनाज की टोकरी या जो गठरी है दिखाई दी। तो बच्चे के रोने के कारण वह अनाज की गठरी चोरी करने के लिए मजबूर हो जाती है। एक मजबूर माँ की विवशता हमें राही के माध्यम से समझ में आती है, उसको वो चोरी करनी पड़ी। आप अगर KGF पिक्चर देखेंगे तो उसमें एक दृश्य है जो सड़क पर एक पाव गिर जाता है और वो गिरा हुआ जो पाव उठाने के लिए वो किस तरह संघर्ष करती है। और जब वो KGF का जो हीरो है रॉकी,
वो गाड़ी रोक कर, सबको रोक कर, वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है और वो वहाँ पर जो एक संवाद बोलता है या उसका जो डायलॉग रहता है, क्योंकि माँ की मजबूरी, और माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता, माँ की मजबूरी कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ एक माँ है तो अपने बच्चों को जो खाने के लिए देने के लिए वो अनाज की चोरी करती है। जैसे ही वो गठरी लेकर भाग रही थी तब पुलिस ने उसको पकड़ लिया और इस कारण उसको जेल में डाल दिया गया या सज़ा दी गई। आगे ये होता है कि अनीता को ये बात थोड़ी सी बहुत अजीब लगती है। अनाज की छोटी सी गठरी चुराने के लिए कोई 1 साल की सज़ा कैसे काट सकता है, और ये कैसा अन्याय है, ऐसा सवाल उसके मन में उपस्थित होता है। अब राही उसे बताती है कि हम गरीबों को कौन देखता है, हम गरीबों की कौन सुनता है। कचहरी में किसने उसकी बात नहीं सुनी और उसको सज़ा सुनाई गई। अनीता के ये पूछने पर कि अब उसके बच्चे किसके पास है, माँ तो जेल में है, अब बच्चे किसके पास है और उसका बाप कहाँ है, राही के या उस स्त्री के आंखों में अश्रु आने लगते हैं और वो कहती कि मेरे बच्चों का बाप नहीं है। उसे भी बिना कसूर के जेल की सज़ा हुई थी और एक बार वह अपने दोस्तों के साथ जो की भांग पीने के लिए गया था, नशे में दोस्तों के साथ उसका झगड़ा हो गया और इस कारण उसको 109 के चलन में जेल की सज़ा हुई। देखो, गरीबों के साथ अन्याय भी बहुत होता है, उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। एक झगड़ा छोटा सा हुआ दोस्तों के साथ ताड़ के भांग पीने के कारण, और उसकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में ले जा रहे थे, तभी उसकी मौत हो गई। अर्थात उस स्त्री का पति अभी नहीं है। अनीता समाज सुधारक, क्रांतिकारक है, इस कारण उसने अपने घर वालों में जो चिट्ठी लिखी है घर वालों के लिए, वो जेल में है ऐसा लिखा है, और वह पढ़ाई करके एक क्लास में आई हुई है, क्योंकि वो लिख कर, अब जेल में भी ए क्लास, डी क्लास, बी क्लास होता है। अच्छे लोगों के लिए ए क्लास, जो गरीब लोग हैं उनको बी क्लास या डी क्लास, या छोटे कैदी, बड़े कैदी, ऐसा कुछ होता होगा। तो वो वहाँ पर ए क्लास में है, पर वह वो ए क्लास लेती नहीं है, उसको बी क्लास में ही मजदूरों के साथ जेल में रहना अच्छा लगता है। देश में ऐसे लोगों की जो गरीबी है, दरिद्रता है, उसको दूर करने के उपाय क्या है, इनकी मूल ज़रूरतें क्यों पूरी नहीं होती, इस कारण जो वो गलत कामों की ओर मुड़ जाते हैं, गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चोरी करते हैं। तो इनकी मूल ज़रूरतों को पूरा करना सरकार का दायित्व होता है, सरकार का काम है, उनका कर्तव्य है। राही जैसे न जाने कितनी स्त्रियां होगी, उनको जेल में डाला गया होगा। राही के पति की तरह ही न जाने कितने लोग होंगे जो बेवजह जेल में आकर मर जाते हैं, और इस कारण उनके जो बच्चे हैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका वर्तमान और भविष्य तो अंधेरे में चला ही जाता है। इस कहानी में एक कैदी की हालत हमें पढ़ने को मिलती है, जो एक बिना वजह एक छोटे सी अनाज की चोरी के लिए 1 साल की सज़ा काटता है। अनीता के मन में तरह तरह के प्रश्न उमड़ रहे हैं, और उन कैदियों के मुकाबले में हम सत्याग्रही तो जेल में अपनी प्रतिष्ठा का लक्षण मानते हैं। जेल जाना मतलब प्रतिष्ठा का लक्षण है। जेल में ए और बी क्लास के लिए झगड़ते रहते हैं, क्योंकि समाज सुधारक को जेल में डाला जाता है और जेल में जाकर आया हुआ समाज सुधारक तो और नाम कमाता है। लेकिन यहाँ प्रतिष्ठा का लक्षण बोला है, और ये क्लास के लिए झगड़ते रहते हैं। ये क्लास मिलने पर भी जेल में कष्ट है ऐसा कहते रहते हैं। यहाँ छूटने पर बड़े बड़े पार्टियों के नेता बन जाते हैं जेल से छूटने के बाद। इसके विपरीत यहाँ के कैदियों की स्थिति कितनी विकट है, ऐसा लेखिका को लगता है। हम तो जेल जाने आने को अपना आत्मगौरव समझते हैं, ऐसा अनीता को लगता है, किंतु कैदियों के लिए कितना कष्टदायक है वो स्वयं वहाँ पर भोग रही है, देख रही है। अनीता तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण भी इसमें करती है, किस तरह लोग कांग्रेस में जाने के लिए खद्दर पहनने लगे थे। तत्कालीन समय में यह सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है। अनीता ये भी कहती कि सही मायने में देशभक्ति और सत्ता भक्ति क्या होती है, इसमें क्या अंतर है, और ये लोगों को पता नहीं है। अनीता को लगता है कि कहीं ना कहीं देश के विकास को हमारे जैसे लोगों का रवैया और गरीबों की स्थिति के कारण हम देश के विकास को कुंठित कर रहे हैं।
उसे ये बात मन ही मन में जैसे कचोट रही है और उसको लगता है कि सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट के निवारण से ही हो सकती है। देश सबसे बड़ी संख्या में गरीब जनता जो है वो है, और इनके कष्टों को दूर करना, इनकी मूलभूत या ज़रूरती जो चीज़ें हैं या उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखना, वही सच्ची देशभक्ति हो सकती है। गरीबों की मदद नहीं तो देश में अन्याय अत्याचार ऐसा ही बढ़ता रहेगा। लोग गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये लोग अपना पेट भरने के लिए गलत रास्तों का उपयोग करते हैं, उसका सहारा लेते हैं, जिससे देश का ही नुकसान होने वाला है। लेखिका का मानना है कि इतिहास जात धर्म धन तब तक कोई काम का नहीं है जब तक हम इन गरीबों के प्रति अपनी मानवीयता नहीं दिखाते। आजकल मानवीयता जैसे ख़त्म हो रही है। लोगों को अपने धर्म के अलावा, अपने जाति के अलावा या अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इस तरह के असंख्य विचारों के कारण अनीता बहुत परेशान है। सोचते सोचते वह सो जाती है और रात को उसे एक सपना आता है। उस सपने में वह देखती है कि वह जेल छूटते ही ऐसे गरीब भीख मंगे मजबूरी में लाचार होने वाले लोगों के गांव में पहुंच जाती है। गांव जाकर उसने इन लोगों के लिए एक आश्रम खोल दिया है। आश्रम में छोटे छोटे बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, स्त्रियां जो सूत काटने का काम कर रही है, पुरुष जो है कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं। आश्रम में बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग काम लोगों को बांट कर दिए हैं, और इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। अब देश बदल चुका है। जो पहले भीख मांगते थे वे अब आदर्श ग्रामवासी बन गए हैं। उनको रहने के लिए छोटे छोटे घर भी बनाए जा रहे हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता ने अपने साथ रखा है। अब ये अनीता स्वप्न में देख रही है। सुबह 7 बजे जब उसकी आँख खुलती है तब वह सामने एक स्त्री जेलर को पाती है, और वहाँ पर अनीता के पिता बीमार होने के कारण उन्हें बिना कोई शर्त के छोड़ दिया गया है। अनीता को लगता है कि जो सपने में उसने देखा था और वह सपना पूरा करने के लिए उसे यहाँ से छोड़ा जा रहा है। अपने स्वप्न की सच्चाई में बदलने के लिए अपने मन में एक मधुर कल्पना लेकर वह अनीता घर चली जाती है। यहाँ पर कहानी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन अनीता का जो सपना है वो सच में पूरा हुआ या नहीं हुआ, या होगा कि नहीं होगा, ये जो प्रश्न है वह प्रश्न वैसा ही प्रश्न ही है, क्योंकि अधूरा है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने ये बताया है कि हमारे देश और समाज के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व होता है, और हम एक नागरिक होने के नाते कुछ तो कर सकते हैं, भले ही छोटा क्यों न हो, लेकिन प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। मानवता को बरकरार रखे और देश के विकास के लिए निरंतर जैसे हमें प्रयास करना चाहिए और करते रहना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही सच्ची देशभक्ति है, सच्चा देश प्रेम है। और हम कितना भी कुछ और करें, लेकिन देश में जब तक गरीबी अन्याय अत्याचार मिटेगा नहीं, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात, डॉक्टर वर्षा मोरे पौड़े, ये जो यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ी में उसका जो शीर्षक है वो चालू हो गया है। पहले 10-15 दिन के लिए ये डिसेबल हो गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अब वो चालू हो गया है। मैंने दूसरा भी एक चैनल ओपन किया था, देवनागरी लिपि में उसका शीर्षक था डॉक्टर वर्षा मोरे पौड़े। चाहे तो आप उस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को किस रचना पर, किस लेखक पर, किस कवि पर या किस चीज़ को लेकर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस पर वीडियो डालने का पूरा प्रयास करूँगी। मेरे साथ जुड़ते रहिए। हिंदी आपके सपोर्ट के बिना ये असंभव था, क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार मिला है। क्योंकि 20 दिन में मेरा चैनल डिसेबल हो गया था, तभी मैं समझ पाई कि लोग मेरे साथ कितने जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मेल आने लगे, तभी तो मैंने दूसरा चैनल ओपन किया, नहीं तो मैं कभी दूसरा चैनल ओपन ही नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ना चाहते, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न कर रहे थे कि आपके मैडम वीडियो नहीं दिख पा रहे हैं, या सारे वीडियो आपके कहाँ गए। लगभग 500 के करीब मेरे वीडियो हैं। तो आप लोगों को मेंबरशिप अगर लेना है, या मेरे प्राइवेट वीडियो लेना है, या मेरे साथ आप कोचिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे बोलिए। मैं लाइव करके आप लोगों को पढ़ाना बहुत पसंद करूँगी। ठीक है,
तो एक तो मेरा भी अध्ययन हो जाता है और आप लोगों की भी पढ़ाई हो जाती है। मैं भी आपकी तरह एक छात्रा हूँ और मेरा भी लगातार पढ़ने से अध्ययन हो जाता है। मैं निरंतर अपने इसमें जो मेरी गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने की बहुत कोशिश करती रहती हूँ। आपसे मैं सीखती हूँ, आप मुझसे सीखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।